लाइव। यस, नमस्कार मित्रों। व्यंजन संधि के बारे में मैंने तीसरा और अंतिम नियम जो महत्वपूर्ण पढ़ा लिया। एक बार मैं पुनः रिवाइज करता हूँ और आपको है ना, जाते जाते मैं श्यामपट्ट कौशल जो आपको जो पढ़ा रहा हूँ वही वैसा ही का वैसा ज्ञान सरकारी विद्यालय के बच्चों को मिलता है। तो आप सोचिए, वो लड़के सौभाग्यशाली, आप पैसे दे करके हिंदी पढ़ रहे हो, वो बिना पैसे दे करके इस लेवल की हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता उनको कंपटीशन में हिंदी पढ़नी पड़ेगी। समझ आ गया आपको? तो आपको बताऊंगा जाते समय, देखना आज जो मैं पढ़ा करके आया, कैसे हम वहाँ डिजिटल बोर्ड नहीं, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट जिसको हम कहते हैं। हालांकि डिजिटल बोर्ड भी है, पर मुझे तो वही पुराना जो पारंपरिक जो होता है उसमें रंगीन रंगीन कलरफुल चौकों का हम प्रयोग करता हूँ मैं, और एक अलग ही लिखने का तरीका होता है। यहाँ बोर्ड पे लिखते हैं, अच्छी बात है, स्मार्ट है तो कलर ले लिया फटाक से ये, और सेव भी हो जाता है। बहुत से फायदे हैं इसके, बहुत फायदे हैं स्मार्ट बोर्ड के, बहुत फायदे हैं। लेकिन क्या है, इसका नुकसान सबसे ज़्यादा क्या है, जो यहाँ पढ़ाता है उसको होता है। मैंने ये रियलाइज किया है। हाँ, आंखों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, आंखों में खुजली होने लगना, मतलब पास की चीज़ें दिखना कम होने लग जाना, और रोशनी, ये जो एलईडी की इसकी जो रोशनी होती है वो आंखों में चुभती भी लग जाती है। बहुत सी डिसएडवांटेज हैं इसके। एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। खैर चलिए, व्यंजन संधि के बारे में। आज आपकी क्लास लेट इसलिए हुई है, मैं लेट नहीं हूँ। इससे पहले जो क्लास हो रही थी वो आपके कोर्स को समाप्त कर रहे थे सर, हिस्ट्री वाले सर, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी क्लास जो 7 बजे तक चलती है उतनी ही चलेगी, ठीक है। व्यंजन संधि का अंतिम नियम मैंने पढ़ा लिया था। 3 महत्वपूर्ण नियम है, मैं पुनः रिवाइज कर देता हूँ। पहला नियम हमने पढ़ा, क च ट त प के बाद अगर घोष ध्वनि आए तो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेंगे, जैसे ऋग्धन वेद, ऋग्वेद, षटधन आनंद, षडानंद, वो वाले। दूसरा नियम मैंने पढ़ाया, त और द के बाद विशिष्ट प्रकार के 8 वर्ण, च, छ, ज, है ना, वो याद होंगे आपको, ट, ड, ल और वो ह और श, ये वाला नियम। और एक अंतिम जो हमने कल पढ़ा था, पूर्व नासिक और उत्तर नासिक। इसके अलावा कुछ छोटे रामायण, सुषमा, युधिष्ठिर, ऐसे शब्द जो आए थे वो अलग अलग नियम थे। अंतिम एक नियम व्यंजन संधि का बचा है, क्योंकि सेट का एग्जाम है, बच्चे कंफ्यूजन में रहेंगे, गलती कर सकते हैं। उस नियम को पढ़ाने के बाद फिर आपको एक चीज और बताऊंगा कि आपको लास्ट में किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो क्या आपको आंसर देना चाहिए। पहले उस नियम को थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। यह है द। इस द का मतलब है यानी वे शब्द जिसके अंत में क्या आता हो, द आता हो, ठीक है। और एक बात आपको मैंने कही थी, मैं विद्युत को 6 अलग अलग शब्दों में पढ़ाऊंगा। एक ही शब्द 6 अलग अलग शब्दों में पूछा जाता है और सब परिणाम अलग अलग मिलते हैं। उस पर मुझे याद दिलाना अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे, ठीक है। एक आ रहा है क, एक त, एक प और एक स। अच्छा, जो राइट हैंड साइड में आए इनको थोड़ा गौर से देखो, ये सारे अघोष है, अघोष है ना, बस। या इसका मतलब ये अघोष वर्णों के लिए लागू हुआ है। क, त, प, स ये ध्वनि आती है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो द है, द जो है ये बदलेगा त में, और क ही रहेगा, द बदलेगा त में, त ही रहेगा, द बदलेगा त में, प ही रहेगा, द बदलेगा स में, और ये द बदलेगा सॉरी त में, और स है तो स ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गई। मैं प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताऊंगा, बाकी हम उदाहरण बाद में इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, यह है उद और यह है कर्ष, तो क्या बनेगा, उत्कर्ष। हाँ, अपनी जगह से ऊपर उठाना उत्कर्ष कहलाता है। इसी प्रकार यह है उद और यह है तम, और क्या बनेगा, उत्तम। इसी प्रकार से देखिए, यह है उद और यह है पन्न, क्या बनेगा, उत्पन्न। और यह है उद प्लस सव, क्या बनेगा, उत्सव। इस तरीके से हर एक का एक एक उदाहरण मैंने बता लिया। इस नियम के साथ एक चीज, एक शब्द और है जो थोड़ा अलग ही है, लेकिन वो पढ़ते अपन यही है। यह है उद धन स्थान। याद करो, मैंने सलोप पढ़ाया था,
मनस धन ईश, याद आ रहा है? उसमें स गायब हो जाता है, इसमें भी यहाँ स लोप है, स गायब होगा तो द बदलेगा त में और ये बन जाता है उत्थान, अपनी जगह से उठाना, उसे हम क्या कहते हैं? उत्थान। क्लियर? चलिए अब हम कुछ और उदाहरण है, इनको अपन क्लियर कर लेते हैं। पहले क वाले में मैं शब्द लिख लेता हूं, जैसे यह है उत्कोच, ये उत्कीर्ण, और ये उपनिषत्काल, ये उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। चलिए ये बनेगा उद धन कोच। ये वो वाला कोच नहीं है जो हम कहते हैं प्रशिक्षक, ये कोच वो नहीं है। उत्कोच एक ऐसा शब्द है जो आपके पारिभाषिक शब्दों में पूछा जाता है। उत्कोच का अर्थ होता है ब्राइब इंग्लिश में, और ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत, जिसे हम कहते हैं घूस। देख पैसा लेते हैं किसी काम को कराने के लिए, उसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? उत्कोच। हिंदी में हम रिश्वत वगैरह और भी किसी नाम से घूस वगैरह, इंग्लिश में उसको ब्राइब बोलते हैं। आपके पारिभाषिक शब्दावली में नोट्स में मैंने लिखवा रखा, ठीक है? तो उद धन कोच, उत्कोच। इसी प्रकार उत्कीर्ण, ये बनेगा उद प्लस किर्ण, उत्कीर्ण। उपनिषद काल, तो इसमें मूल निकलेगा उपनिषद, तो उपनिषद मूल शब्द है, और इधर क्या आएगा? काल, तो क्या बन जाएगा? उपनिषद काल। ठीक है? मान लीजिए परीक्षा में ये आ गया, क्या आ गया? तत्काल, या ये आ गया तत्क्षण, उसी समय, तो तत्काल का क्या होगा? तद प्लस काल, और तत्क्षण का क्या हो जाएगा? अब ये तद नहीं है, लेकिन अगर मैं तत् से करूंगा तो फिर संयोग हो जाएगा। संधि करने के लिए आपको ध्वनि परिवर्तन लाना है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं। आगे भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। देखो ये इसमें आपको क तो नजर ही नहीं आ रहा, फिर क्ष कैसे आ गया? अरे क्ष किससे मिलके बनता है? क और श से। ठीक है? उत्क्षिप्त, फेंका हुआ, ड और ढ के नीचे बिंदी वाले पढ़ाए थे ना मैंने, ताड़न जात, तो ये आ जाएगा उद, और इधर आ जाएगा क्षिप्त। बस इतना ही पढ़ना, इसमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। उत्कंठा, उद प्लस कंठा, क्या बना? उत्कंठा। इसी प्रकार ये सारे क के उदाहरण थे। क के बाद हमारा कौन है? त। ठीक है? जैसे ये आ गया परीक्षा में उत्तर, तो बताओ क्या बनेगा? उद प्लस तर। मान लीजिए परीक्षा में आ गया उत्तेजक, तो क्या बनेगा? उद धन तेजक, उद धन तेजक। मान लीजिए आ गया उत्ताप, तो बताओ क्या बनेगा? उद प्लस ताप। उत्ताप गर्मी, उत्ताप का मतलब क्या होता है? जैसे अपन को कोई बुखार आता नहीं आता, एक तो नॉर्मल कोई व्यक्ति की बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है जो नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति को देखना जब बीमार हो जाता है, बुखार आ जाता है, उस समय उसकी बॉडी कैसी होती है? कहते हैं उनो तपिरो है, पूरी बॉडी तप रही है उसकी, कहते हैं ना वो गर्म हो गया है। तो उसको किसी बात को सन कोई तिल मिला जाता है, गर्मी आने लग जाती है, ओके भौएं चढ़ जाती है, और बेचैनी सी आने लगती है, घबराहट सी हो जाती है, जैसे कोई अपराध कर दिया और उसकी चोरी पकड़ने वाली होगी, है ना? तब भी ऐसी स्थिति होती है, वो सब उत्ताप की श्रेणी में आता है। चलो नेक्स्ट प की बात। जैसे ये उत्पीड़न, तो क्या बनेगा? उद प्लस पीड़न। जैसे उत्प्रेरक, क्या बनेगा? उद धन प्रेरक। ठीक है? हाँ उत्पन्न लिखवा दिया उधर। और कोई शब्द बोलो ऐसा जिसमें प आ रहा हो। चलो इस और दूसरे ले लेते हैं। ये है उत्साह, क्या बनेगा? उद प्लस साह। उत्पाद का होगा, बिल्कुल शाबाश, ये आ जाएगा उद प्लस पाद, और उत्पादक भी कर सकते हो, ये ले लो, तो ये हो जाएगा
उत्पादक, इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार और ले लेते हैं उत्साह, उत्सव और उत्सर्ग। उत्सर्ग का क्या होगा? उद प्लस सर्ग। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, कोई शब्द आ रहा हो तो करते हैं पोस्ट। उत्थान, अरे पढ़ा है नहीं यार, ये आ रहा है ना उत्थान। कहा थे ये ऑनलाइन लाइव वाले, ऑनलाइन वाला तो सो जाता है एक बालक, बाद में आता है। ऑफलाइन में कौन सो गया? चलो कोई बात नहीं, तबीयत मेरी खराब है और आप रहे हो। चलो कोई, एक जो शब्द लिखवा रहा हूं ये शब्द शुद्धि में आता है और मैक्सिमम लड़के गलती करते हैं। यह है संसद और यह है सदस्य, और ये बनेगा संसद सदस्य। मैं आपको दावे के साथ कहूं, कोई नहीं बोलता संसद सदस्य, कभी नहीं बोलता, वो संसद सदस्य बोलता है। जबकि लिखा जाता है तो द के बाद स आता है। ये आरपीएससी आरएस में पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, संसद सदस्य होगा, संसद सदस्य नहीं होगा। हाँ, अगर प्लस नहीं है, अलग अलग लिखा जा रहा है तो राइट है संसद सदस्य, लेकिन जोड़ कर रहे हो तो त आएगा ही आएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब मैं आपको विद्युत को लेकर के अलग अलग शब्द बने थे, सारे नियम बताऊंगा विद्युत कहां कहां पर आया। ये एक शब्द है विद्युत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहला नियम पढ़ा है हमने, क च ट तप के बाद घोष ध्वनि। तो देखो ये मैंने एक शब्द आपको लिया विद्युत प्लस ध्वज, और ये बना था विद्युत, और क्या बनेगा? ध्वज। विद्युत प्लस ध्वज, ये पहला नियम बना था। फिर मैंने त या द के बाद च आए, जैसे उद प्लस चारण उच्चारण, ऐसा आया था ना। तो या ले लेते एक शब्द चालक, और ये बनेगा विद्युत चालक। अब यहां द नहीं आएगा क्योंकि च की ध्वनि आ, याद आ गया आपको? इसी प्रकार एक मैंने आपको शक्ति वाला शब्द पढ़ाया था, जैसे याद करो उद्धन शास्त्र उच्छास्त्र, सतधन शास्त्र सच्छास्त्र। तो विद्युत प्लस शक्ति से बनेगा विद्युत शक्ति, ये बनेगा विद्युत, याद आ रहा? शक्ति बनेगा नहीं, आप नहीं थे क्लास में, आज फिर तो शक्ति बनेगा। अगर क्लास में होते तो शक्ति बनता, बाकी लोग क्लास में थे इसलिए शक्ति बढ़ा रहे हो। हाँ, इसलिए क्लास देख लेना, ये नियम मैंने पढ़ा लिया। याद करो मैंने एक नियम पढ़ाया, उद प्लस ज्वल उज्ज्वल, तो ये आ गया आपका ज, और ये ज्योति। विद्युत प्लस ज्योति, विद्युत ज्योति, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा विद्युत ज्योति, ये आएगा। क्लियर हो गया? याद करो उद्धन लेख उल्लेख, उद्धन लास, तो विद्युत प्लस लेखा, विद्युल लेखा, ये एक शब्द आ गया लेखा, और ये बनेगा विद्युल लेखा। विद्युत प्लस लेखा क्या बनेगा? विद्युल लेखा। क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? एक मैंने आपको पंचम वर्ण का नियम पढ़ाया, पूर्वनासिक और अनुनासिक। त के बाद अगर म आए या न आए तो त किस में बदलेगा? न में। कहां बदलेगा? न में। जैसे जगत प्लस नाथ, आ गया समझ में? तो न वाला शब्द हो चाहे म वाला हो,
कोई सा भी शब्द ले लेते हैं, जैसे कुछ भी ले लेते हैं, एक बार बनाएंगे, बनेगा क्या वो बता। विद्युत प्लस मंत्र क्या बनेगा? विद्युन मंत्र। विद्युन मंत्र कुछ कोई शब्द नहीं है, मैं तो बता रहा हूं कि विद्युत और मंत्र को जोड़ेंगे क्या बनेगा? विद्युन मंत्र बनेगा। कोई जरूरी नहीं है कि न मंत्र ही शब्द आ जाए, कोई भी शब्द आ सकता है विद्युत को लेकर के, न को लेकर के, ठीक है। और भी शब्द होंगे, मैंने क च ट त और ज, शक्ति, चालक, ध्वज, ज्योति, लेखा, और कोई पुराने जो कोई हो जिसको मैंने लिखवा रखा और कोई शब्द हो रहा हो तो बताओ। अभी जो नियम पढ़ा है उसमें से हाँ बताओ, कोई शब्द बता आया हो तो, दिमाग में आ रहा हो तो। बस ये चीजें ध्यान रखना, चालक, विद्युत शक्ति, विद्युत ज्योति, विद्युत लेखा, विद्युत मंत्र। देखो कितने सारे, ये पहला नियम, ये दूसरा नियम, ये दूसरे नियम में ही आ रहा है, ये भी दूसरे नियम में भी आ रहा है, और ये भी दूसरे नियम में भी आ रहा है। और एक तीसरा नियम और है जो उसका मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा है, याद आ जाएगा तो बता दूंगा। 6 शब्द होता है, इस जगह पर मैंने कोई और शब्द लिखवा रखा है, ये प्रचलित शब्द नहीं है, इसलिए मैंने खाली ये बताया कि अगर त या द के बाद म आ जाए त बदलेगा न में। जैसे चित प्लस मय, चिन्मय, तो विद्युत प्लस मंत्र क्या बनेगा? विद्युत मंत्र बनेगा। बस इतना हमें ध्यान रखना है। चलिए अब बात हो गई। अब जो लड़के ये पढ़ करके आए ब्रह्म, उद लिखे कि सर उत लिखें, इसका मैं आपको इलाज बता रहा हूं। 3 शब्द में अपनी सारी बात खत्म होगी। इतनी हमने क्लासें पढ़ी, उसको मैं 3 शब्दों में खत्म कर रहा हूं। आप तो शब्द को पढ़ना, क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ, और क्या लिखा है? उद्भव। उद्भव लिखा है, ठीक है। उत्तम उच्चारण। वैसे संधि विच्छेद उद से करना चाहिए, पहली बात तो उद से ही करना चाहिए, क्योंकि सही वही है। लेकिन परीक्षा में आजकल उद नहीं पूछ करके, अभी सेट के एग्जाम में उत पूछा। उत पूछा, कोई बात नहीं, वो उत लिखेगा, त बनाएगा, वो दूध द में और कोई दूसरा बना देगा। हमारा आंसर वहां क्या होगा, और मैं जो बता रहा हूं वो आंसर क्या है। देखो अभी उद से संधि विच्छेद करते हैं, तो ये मैं कर रहा हूं उद प्लस भव। तो क्या ये ध्वनि परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। हुआ क्या, पहले ये बताओ। तो ये संधि विच्छेद इसका नहीं हो सकता, थोड़ा दिमाग लगाएं, ये संधि विच्छेद हो नहीं सकता। तो फिर ये क्या होगा? अब इसका संधि विच्छेद करने का तरीका बता रहा हूं। कोई नियम नहीं याद करना है, अगर द आवे तो संधि विच्छेद करोगे त से, फिर ऑटोमेटिक ही नियम बनेगा। कहां बनेगा वो बता रहा हूं। ये व्यंजन संधि का पहला नियम है। जगत धनीश, जगदीश, क्यों? क्योंकि क चट के बाद गोश ध्वनि। देखो त के बाद गोश है, प फ ब भ, चौथे पे तीसरा चौथा तो गोश होता। जबान ऑटोमेटिक ही जाएगी, त बदलेगा द में। अगर मैं उद से संधि विच्छेद करूंगा तो ये संयोग माना जाएगा, ध्वनि में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो ध्वनि में परिवर्तन हो गया, ये संधि हो गई, संधि विच्छेद कर दिया। अब जहां त आवे वहां संधि विच्छेद करो द से, ये आ गया द। अब आप कहोगे ये नियम किधर है, तो अभी पढ़ाया ये। द के बाद त आए, द किस में बदलेगा? त में तो बदल रहा है। ये देखो उद प्लस तम, मैंने क्या लिखाया? उत्तम। और कोई ये कहे सर आप हमें अभी तो कह रहे हो कि उत से संधि विच्छेद कर रहे हैं और यहां बन गया, ये देखो। अरे करो ना संधि विच्छेद। हाँ चलो, मैं इसका संधि विच्छेद अगर मैं उत से करूंगा और ये कर दिया तम, तो क्या उत प्लस तम और ये उत्तम, त ही तो आ रहा है। ध्वनि में परिवर्तन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो जब ध्वनि में परिवर्तन ही नहीं होगा तो इससे संधि हो सकती है? नहीं हो सकती। यहां संधि इसलिए हो रही है कि ध्वनि में परिवर्तन, इसलिए ये चीजें किताब लिखने वालों को पता ही नहीं पड़ी।
तो आधी जगह पर तो उद पड़ेगा, आधी जगह पर उद आ रहा, जिसने जो था वही राइट मान लिया। कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ है। अगर उद से संधि करोगे और ध्वनि परिवर्तन हो रहा है तो वो संधि मान्य है, द से संधि करेंगे और ध्वनि परिवर्तन हो रहा है तो वो मान्य है। लकीर के फकीर नहीं बनना कि सर उद ही आएगा, हर जगह उद आएगा कहां वो बता रहा हूं। सीधा एक ही दिमाग लगाना है, द आए तो संधि करनी त से, त आए तो संधि करनी द से। लेकिन मरण तो तब होता है जब न द आवे न त आवे। हाँ, वहां क्या करना है, ये है बात असली। वहां आपको संधि विच्छेद करना है उद से। किससे करना है? उद से। उद प्लस चारण क्या बन गया? लेकिन अब लकीर का फकीर वहां पे भी नहीं बनना है कि सर ने तो बता दिया उद से करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ पुराने पेपर सेटर है, पुराने का मतलब जो जर्जर अवस्था में है और मरणासन की स्थिति में, ऐसे जिन्होंने कितने साल प्रतियोगी परीक्षाओं और पेपर बनाने में अपना दिमाग खपाया, तो वो उनके युग की कंटेंट है, वो पड़ा हुआ, तो उनके दिमाग में वो चीज भी स्थायी है। अभी के जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्मार्ट बोर्ड पढ़ रहे हैं, ये पुराने शिक्षक स्मार्ट बोर्ड न तो यूज करना जानते हैं न वो उस पर पढ़ा पाते। बात समझ रहे चीज को? शिक्षा में परिवर्तन हुआ है, वैसे ही व्याकरण में कुछ चीजों पर परिवर्तन भी हुआ है, और परिवर्तन से अपडेट नहीं हुए। अपडेट नहीं हुए तो उनका तो वही उत्तर मान्य होगा जब वो आंसर की बना करके देंगे। जो प्रश्न बनाता है वो आंसर की बना के भी देता है, तो आंसर की तो वही बना करके देंगे। और वो फिर क्या होता है, हम पढ़ अलग रहे वो बता अलग रहे, फिर ये कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है, विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे में अब ये उद प्लस चारण आज की तारीख में आज के संदर्भ में सही है, लेकिन उन लोगों ने क्या पढ़ रखा है, वो उत प्लस चारण पढ़ रखा है। तो वो ऑप्शन में आपको उत प्लस चारण देंगे और ऑप्शन में ये नहीं मिल रहा है तो आंख बंद करके ये राइट करके आ जाना, क्योंकि वो हाँ दोनों ऐसे, अगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करूं कि दोनों एक साथ कभी मत आना। हाथ में बता रहा हूं, अरे मैं मेरी बात तो सुन लो। अगर दोनों एक साथ आ गए तो ऐसी स्थिति में वो प्रश्न जाएगा कंट्रोवर्सी में, डिलीट होने के कगार पर। क्योंकि कारण बता रहा हूं, क्योंकि कुछ विद्वान इसके समर्थक है, कुछ विद्वान इसके समर्थक है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों में अभी उद चल रहा है। तो जब आप कोर्ट में जाओगे तो पुरानी किताब मान्य नहीं, जो एट प्रेजेंट चल रही है वो मान्य है। इसलिए हमें संधि विच्छेद फिर किससे करना पड़ेगा? उद से करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर त नजर आए तो किससे संधि विच्छेद करोगे? द से। और द आ जाए तो न द है न त है तो द से। जैसे उज्ज्वल एक शब्द है तो न त है न द है तो संधि विच्छेद उद से करना। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी सेट के एग्जाम में या स्टेनोग्राफर के एग्जाम में उन्होंने उद से उत्तर नहीं दिया था, मतलब उद ऑप्शन में दिया ही नहीं था। और वहां अब थोड़ा कॉमन सेंस अपने में भी होना चाहिए। अरे भाई इस ऑप्शन में कहीं उद ही नजर नहीं आ रहा है तो आप ये लिख करके आ जाना, वहां आपको बहस करने की जरूरत नहीं है। ये उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल राइट करके आ जाना, मैं तो कहता हूं। अगर उद नहीं नजर आवे न उत आ रहा है नजर में, उत राइट कर देना, उपसर्ग भी उत ही लिख करके आ जाना, क्योंकि वो पेपर सेटर उत का समर्थक है, इसलिए वो प्रश्न ही वैसा बना करके दे रहा है। बात समझ में आ गई आपको? अब कोई अगर कोई कंट्रोवर्सी कोई दिमाग में हो तो बताओ। मैं संधि विच्छेद किससे करना, हमें द से करना है, न त है न द है तो। और जहां द है वहां संधि विच्छेद, और जहां त वहां द। क्लियर हो गया? ये लास्ट और अंतिम व्यंजन संधि का नियम लिख लिया, फिर हम विसर्ग संधि पर आ जाते हैं।
कंप्लीट, चले आगे। यस, आगे लिखो तब ना। कौन कुमावत? उज्जवल में उपसर्ग तो आपको उद ही मानना है, लेकिन परीक्षा में अगर उत आए तो फिर उत ही राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। दीपावली की छुट्टी कब से लगेगी? कंफर्म हो गया क्या? बोला क्या?
कचरा निकाल के आ जाते हैं। चले आगे। नेक्स्ट ले ले। थैंक यू गुरुजी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कौन है ये? एहतराम जी, ये कोई नए हैं, आज नया कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट, चलो। ये कोई नियम नहीं है वह, ये तो मैंने बताया है कि हमने अब तक जो नियम पढ़े उसमें विद्युत शब्द कहाँ कहाँ शब्द संधि विच्छेद बनाता है वो लिखा मैंने। अगर विद्युत ध्वज के साथ जुड़ जाता है तो पहले नियम के अनुसार विद्युत ध्वज बन जाएगा, च से जुड़ेगा तो विद्युत चालक बन जाएगा, स के साथ जुड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, विद्युत चक्र विकास विद्युत चक्र बन जाएगा। इस नियम के अनुसार यहां पर ये बनेगा विद्युत चक्र, इसी पर विद्युत चंचला, ये च के साथ च में बदलेगा, मतलब इसी तरीके से। छुट्टियां 4 तारीख को अगली क्लास लगेगी आपकी, है ना? ओके, फिक्स 15 दिन का अवकाश रहेगा। अगली क्लास दीपावली के बाद होगी आपकी। नहीं, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, पता आप लोगों को, तसल्ली से। सबसे मेरा प्यारा बैच है ये, बढ़िया तसल्ली से पढ़ा रहा हूँ। अभी मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, मैं चाह रहा हूँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मिले आपको ज्ञान, और एक भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो कि ये सुनने में नहीं आया सर, ये तो हमने पढ़ा नहीं, कहाँ से आ गया, है ना? तो आप सबको आने वाले बैक टू बैक जो त्यौहार आ रहे हैं उन सबकी आपको अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, 100% कामयाबी मिले, और ये जो दीपावली जो दीपोत्सव है यानी प्रकाश का जो पर्व है, जीवन में आपके प्रकाश ही प्रकाश लाए और आपकी उम्मीदें उजालों में परिवर्तित हो जाए, खुशियाँ ही खुशियाँ हो आपके दामन में। लिख ले सभी ने, आगे लिख लो। खुशियाँ ही खुशियाँ हो। कंप्लीट है बेटा, चले आगे। कंप्लीट, देख लो, बताते रहना कहाँ इसमें। ये आपकी व्यंजन संधि आज पूरी समाप्त। अपने पास अब समय थोड़ा कम है, ठीक है ना, 10-5 मिनट ही बचे हैं। मैं नहीं चाहता कोई नया टॉपिक स्टार्ट करूं, छुट्टी के बाद ही विसर्ग संधि स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले इस व्यंजन संधि का पूरा एक सार, अब तक हमने क्या पढ़ा वो सारा मैं एक धारा प्रवाह में पढ़ा रहा हूं।
ये नहीं कि आप उसे यूं कह सकते हो रिवाइज कर रहा हूं। आप कॉपी आराम से बंद कर लिए। सर संधि टॉपिक का पूरा होने के बाद एक बार सारे नियम बता, अरे एक बार क्या आज ही बता रहा हूँ मनीष सुमन जी, अरे सब आज आप एक बार एक हुक्म दो मैं जान दूं। चलो, अरे आज ही पढ़ा रहा हूँ, संधि पूरी नहीं होने के उसमें। कॉपी बंद कर ली, आराम से पलायन वेग से जाते हैं ना अपन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, गुरुत्वाकर्षण को पार करते हैं, तो उस कंडीशन में बैठ जाओ, कभी भी बटन दबा सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद आपकी कोई क्लास भी नहीं है। औपचारिक आदेश जो आया है, मेरी क्लास लास्ट है और फिर हम मिलेंगे अब अगले 4 दिसंबर को, है ना, नवंबर को। तो तब तक आराम से मस्त, पढ़ाई का कोई तनाव नहीं लेना है। अगर आप छुट्टी में जा रहे हो पूरा एंजॉय करो, और यहाँ आने के बाद छुट्टियां भूल जाओ, पढ़ने में दिमाग लगाओ। मेरा एक ही हिसाब है कि 1 घंटा अगर मैं पढ़ाता हूँ क्लास में, मेरे विद्यालय में भी पूरा दिमाग पढ़ाने में ही रखता हूँ। कुछ भी इधर उधर कोई बुलाने भी आ जाता है तब भी मैं जाता ही नहीं। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा पूरा कंटेंट होगा तभी जाऊंगा। तो अभी आप व्यंजन संधि के हमने नियमों को पढ़ा, उस पूरे व्यंजन संधि के नियमों को मैं सारगर्भित रूप में बता रहा हूँ। सारे उदाहरण नहीं बताऊंगा, नियम जो हमारे दिमाग में होने चाहिए कि ये नियम आए थे। तो व्यंजन संधि का जो हमने पहला नियम पढ़ा था, उस नियम के अंतर्गत हमने एक बात कही थी कि क च ट त प, एक तो आपका क, एक आएगा च, एक आएगा ट, एक आएगा त और एक आएगा प। इनके बाद अगर कोई घोष ध्वनि आ जाए, कौन सी ध्वनि आ जाए? घोष ध्वनि, ठीक है। घोष का मतलब है प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, और सभी स्वर क्या है? घोष। तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग के पांचवे में बदलते हैं और तीसरे में, तो तीसरे में बदलेंगे, क बदलेगा क ख ग में, च छ ज में, ट ठ ड में, त थ द में, और प फ ब में। और इनके उदाहरण मैंने खूब पढ़ाए थे, ऋग्धनवेद, ऋग्वेद, दिग्गज, दिगंत, ऐसे उदाहरण भी लिए, चिद्रूप, चिदाकाश, जयद्रथ और विद्युत ध्वज, जगदीश, जगदम्बा, ऐसे उदाहरण सब पढ़ाए मैंने, वे सारे उदाहरण इसी में आएंगे, ठीक है। दूसरा जो नियम पढ़ाया सबसे इंपॉर्टेंट नियम था, त और द के बाद विशिष्ट 8 प्रकार के वर्ण। कौन कौन से वर्ण थे हमारे बेटा? त और द। इन त और द के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, इनमें पहले नंबर पे कौन था? च, दूसरे में श, तीसरे में ज, फिर ट, फिर ड, फिर ल, फिर ह और फिर श। ये हमारे वर्ण थे। और क्या परिवर्तन होता? त द के बाद च, ये बदलेगा च च में, ये बदलेगा च छ में, ये ज ज में, ये ट ट में, और ये ड ड में, और ये ल ल में। यहां आते आते मैंने एक बात कही भी थी, मैंने, मुझे सब पता है कौन से समय मैंने उदाहरण भी दिया। मैंने उस समय आपको एक प्रश्न भी दिया था कि आपको संधि से उपसर्ग वाला प्रश्न पूछेंगे, और एक कहार शब्द पढ़ाया था, उद्धार, कहार, प्रहार, विहार, इस प्रकार का। किसमें था? हार मूल शब्द नहीं है, तो ह तो बदलेगा ध में, और द तो द ही रहेगा लेकिन त बदल जाएगा द में, और ये इस तरीके से उद्दनहार, उद्धार में, और ये श, ये च और श में। ये पढ़ाया। तब मैंने एक बात और कही थी, पेपर सेटर 2 जगह से आपको प्रश्न बनाने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक ही प्रकार की ध्वनि 2 जगह आ रही है और वो आपको उलझाएगा, वो यहां पर प्रश्न बनेगा। यहां आप समझ में आ गया? फिर हमने 2 मुख्य नियम पढ़ने के बाद कुछ अलटप्पू छोटे छोटे नियम पढ़े थे, और उसमें से पहला जो नियम था, मतलब नंबर तो क्या, इसको नंबर डाल दो, तीसरा कह दो, कोई बात नहीं, ठीक है। एक क्रम में मेरे हिसाब से लिख रहा हूं, मैंने जो पढ़ाया वो किताब वाला क्रम मत रखना। ई, री, र और श के बाद अगर न आए तो किस में बदलेगा? अण में,
है ना, और उसके बाद यहाँ प्लस है, तो न आयत किस में बदलेगा, अण में। रामायण, प्रांगण, परिमाण, परिणाम, कृष्ण, तृष्णा, उष्ण, पोषण, ऐसे कुछ याद आ रहा आपको, वो सारे नियम इसमें हमने पढ़े थे, वो सारे इसी के अंदर थे। चलिए ये नियम हो गया इसमें, ये तीसरा नियम था। फिर इसके साथ अगला नियम एक और है, चौथा, मूर्धन्यकरण वाले में चौथा हमने नियम ले लिया, अगर ई की ध्वनि है और ऊ की ध्वनि है, उसके बाद अगर कौन आ रहा है, स आ रहा है, तो ये श बदलेगा श में, और अगर उसके साथ थ है तो ये बदलेगा ठ में। जैसे अनुष्ठान, प्रतिष्ठान, ठीक है ना, युधिष्ठिर, सुषमा, ये शब्द सारे अपन ने इसमें पढ़े थे, ये छोटे नियम थे। इसके अलावा व्यंजन लोप, व्यंजन आगम, एक नियम पढ़ा, 5वें नंबर की बात करें, व्यंजन लोप, व्यंजन लोप। और व्यंजन लोप में कौन कौन सा था बताओ, एक न का लोप, एक स का लोप, एक र का लोप, और एक व्यंजन आगम भी पढ़ा हमने, व्यंजन आगम। और व्यंजन आगम में कौन, एक च का आगम होता था, याद आ रहा आपको, एक श, ये वाला स, और एक ये वाला श। ये कहां आता था, इसको थोड़ा इधर विस्तार से ले लेता हूं। अगर परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाला शब्द है तो किसका आगम होगा, स का। और अगर सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाला शब्द है तो किसका आगम होगा, स का। ये आगम वाली बात कर रहा हूं मैं। और अगर स्वर के बाद छ ध्वनि से कोई शब्द आ जाए तो किसका आगम होगा, च का। जैसे विदंछेद, विच्छेद, अनुच्छेद, प्रतिच्छवि, प्रच्छन्न, ये सारे मैंने आपको पढ़ाए थे, ठीक है। और इसमें मैंने लोप वाले में आपको मैंने न, पक्षिन, राजन, युवन, मंत्रिन, राजन, ये शब्द पढ़ाए थे। सलोप में मनीषा, मनीषी, ये वाले पढ़ाए। र में हालांकि ये विसर्ग संधि में चला गया था, याद आ रहा हो तो, निर के और दूर के बाद अगर र ध्वनि हो तो वो र गायब हो जाएगा और नी और दू बड़ा हो जाएंगे, और ये सारे कैरी फॉरवर्ड होकर विसर्ग संधि में आ गए। नीरज, निरोग, नीरव, निरुज, दुरा, दुरम्य, दुरीति, वो सारे उदाहरण थे। उसके बाद हमने जो नियम पढ़ा वो था आपका ये वाला पूर्व नासिक, पूर्व नासिक। पूर्व नासिक के अंदर नाक वाली ध्वनि, और उत्तर नासिक, उत्तर नासिक। उत्तर नासिक का मतलब है नाक वाली ध्वनि बाद में आ जाए, पूर्व नासिक का मतलब पहले आ जाए। और पहले में हमने पढ़ा था म को, इस म को हमने अलग अलग वर्गों में पढ़ा, ये क वर्ग, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग। लेकिन प वर्ग तो आता नहीं है क्योंकि वो संयोग बनाता है, इसकी जगह पर य, र, ल, व, श, स, स और ह। तो ये इनके पांचवे में क ख ग अंग, इसमें बदलेगा च छ ज य में, ट ठ ड ट अण में, त थ द थ न में, और ये बदलेगा अनुस्वार क्योंकि इनका पांचवा नहीं होता। उत्तर नासिक में हमने पढ़ा था क या ट या त या फिर द के बाद अगर नाक वाली ध्वनि म हो या फिर न हो, चाहे न लिख दो, म कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसके पांचवे में बदलेंगे क ख ग अंग, ट ठ ड ढ अण और त थ द ध न। याद करो, जगत धननाथ, जगन्नाथ, चित धनमय, चिन्मय, सत धनमान, सन्मान, है ना, वो सारे उदाहरण। ये ऋक धन क्या बोलते हैं, मंत्र, रिंग मंत्र। और एक अंतिम जो नियम पढ़ाया था वो नियम ये था, छोड़ो इसको ये ले लेते, अगर द के बाद कौन कौन से अघोष क, त, प या स आ जाए तो ये बदलेंगे त क में, ये बदलेगा त त में, ये बदलेगा त प में, और ये बदलेगा त स में। और भी व्यंजन संधि के खूब सारे नियम है, वो हमारे कोई काम के नहीं है, जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है, उन पर मैंने ज्यादा बात कर ली है। बाकी हम जो भी बचे हुए हैं
और कोई ऐसी बात होगी तो हम अपनी अगली क्लास में अरे स्वच्छ में भी च का आगम होगा, नहीं होगा? मनीष वर्मा, आपने यण संधि पढ़ी कि नहीं पढ़ी मुझसे? सुदनाच्छ, और ये बनेगा स्वच्छ। ठीक है, चलिए, ओके, आप सबको विश यू ऑल द बेस्ट। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली ऑल ऑफ यू।